यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट है इसका यूपीपीसीएस का यहाँ पर टेस्ट रहेगा, टेस्ट नंबर इसका 6वां रहेगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 6 इसमें आपका रहेगा इकोनॉमिक जो है, इसमें इकोनॉमिक में आपका बजट है। ठीक है, प्लस उत्तर प्रदेश आपका जो स्पेशल रहेगा वो, राइट। जो यूपी से क्वेश्चन यहाँ पर जो बजट करेंगे वो देखे जाएंगे, और इकोनॉमिक के जो यहाँ पर बजट क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पर आपको जो सेंट्रल बजट और यहाँ पर यूपी बजट दोनों यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पहला यहाँ पर जो पार्ट होगा वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। पार्ट 1 मतलब 70 क्वेश्चन में करा चुका हूँ आपको। 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 150 क्वेश्चन तक यहाँ से करेंगे पार्ट नंबर 2 में, राइट। तो इसके हिसाब से और भी यहाँ पर जो यूपीपीसीएस का टेस्ट है, जैसे कि DIS का है, ठीक है, और मेगा IS का है, राइट, और यहाँ से जो फोरम IS का, तो ये सब मैं टेस्ट और भी करा चुका हूँ, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में भी देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से। 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित का नंबर पूछ रहा है कि इनमें से ये जो विचार करना है, बॉन्ड एक प्रकार का क्या है? बॉन्ड एक प्रकार का ऋण उपकरण है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा, बॉन्ड एक प्रकार का ऋण उपकरण है जिसके अंतर्गत एक निवेशक ऋणदाता एक जारीकर्ता ऋण जो लेने वाले होते हैं उसको ऋण प्रदान करता है। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो गई। दूसरा, बॉन्ड धारक कंपनी के मालिक माने जाते हैं, जो बॉन्ड धारक होते हैं कंपनी के मालिक माने जाते हैं। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, देखो इस प्रकार यहाँ पर जब कोई निवेशक बॉन्ड खरीदता है तो इसका अर्थ होता है कि निवेशककर्ता ने अपना अनिवार्य रूप से बॉन्ड जारीकर्ता को ऋण दिया है। ठीक है, और ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पर ऋण मामले में बॉन्ड जारीकर्ता बॉन्ड धारक को भुगतान करता है, राइट, नियमित अंतराल पर ब्याज, जिसे कूपन भुगतान यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, बॉन्ड की जो परिपक्वता तिथि होती है उसकी मूल राशि जिसे अधिक जो अंकित मूल्य उसके फेस वैल्यू पर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, बॉन्ड भुगतान किया गया जो प्रभावी रिटर्न है उसके बॉन्ड रिटर्न के माध्यम से यहाँ पे इसको बॉन्ड यील्ड भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि बॉन्ड कंपनी को मालिक, बॉन्ड कंपनी जो बॉन्ड धारक होता है कंपनी के इसको मालिक बनाता है, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ओनली 1 और 3 करेक्ट है, तो 71 का आंसर सिर्फ 2 यहाँ से सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, और क्या क्या बोलते हैं, मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताया, वहाँ पे आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपसे सिर्फ पहला और तीसरा ही पॉइंट पूछे, और पॉइंट पूछ सकता, जैसे पूछ सकता था कि यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड भुगतान है इसको प्रभावी जो रिटर्न होता है इसको यहाँ पर बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। ठीक है, बॉन्ड YIELD बॉन्ड यील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। 2 बातें यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इन ब्रिड, इसके संबंध में विचार करना है। वे म्यूचुअल फंड की तरह है जो कई निवेशक छोटी सी रकम इकट्ठा करके परिसंपत्ति में निवेश करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्विट होते हैं, राइट, इन्विट होते हैं, ये क्या होता है, ऐसे उपकरण होते हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं और इन्हें कई निवेशकों से छोटी छोटी यहाँ पर धनराशियाँ एकत्रित करके उनके जो परिसंपत्ति होती है उसमें निवेश करने के लिए डिजाइन किया जाता है, राइट, और एक निश्चित अवधि के लिए नकदी प्रवाह प्रदान करती हैं ये। ठीक है, पहली बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इस नकदी प्रवाह का एक हिस्सा निवेशक को लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है, राइट। यही यहाँ पर जो इन्विट्स होता है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है, ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी होती है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विनिमय 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, इसे बैंकिंग अधिनियम 1949 द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, गलत है बात। ठीक है, सिर्फ पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो इन्विट होते हैं, राइट, ये प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO में न्यूनतम निवेश राशि 10 लाख रुपए है, इसलिए यहाँ पर इन्विट जो उच्च निवल मूल वाले यहाँ पर व्यक्तियों को संस्थागत और गैर संस्थागत निवेशों के लिए उपयुक्त होते हैं। आपसे बोलेगा सिर्फ एक गैर संस्थागत है या बोलेगा संस्थागत है, तो गलत है, क्योंकि 2 संस्थागत और गैर संस्थागत दोनों टाइप के जो यहाँ पर निवेशक है उनके लिए यहाँ पर उपयुक्त होता है। तो सब बातें आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो पॉइंट आपको नोट करके रख लेना है, एग्जाम टाइम पर आपको सब दोहरा लेना है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है, सही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 73 है, हरित बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको बताने कौन सा गलत है। सही नहीं हो मतलब क्या होता है, आपको इतना लंबा स्टेटमेंट नहीं पढ़ना, सही नहीं है, ये थोड़ा सा घुमाता है बात को। आपको सही नहीं जहाँ पर लिखा वहाँ पर उसको पढ़ना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, तो हरित बॉन्ड के बारे में कौन सा यहाँ पर बातें गलत है। पहली बात, जो जिसके बारे में बातें बोल रहे हैं कि गलत कौन सा है सही कौन सा है, तो उसके बारे में पहली बात आपको जानना चाहिए क्या होता है। ठीक है, हरित बॉन्ड क्या है, हरित बॉन्ड एक प्रकार का ऋण प्रतिभूति पत्र है, ठीक है, जिसे विशेष रूप से उन परियोजनाओं या प्रतिपोषण उनके लिए यहाँ पर डिजाइन किया जाता है जिनका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहली बात हमारी यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यहाँ पर जो हरित बॉन्ड है ये सरकारें, निगम और वित्त संस्थाएं भी यहाँ पर जारी कर सकती है। इंपॉर्टेंट बात है, केवल सरकारें ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है।
यहाँ बोला सिर्फ सरकार द्वारा जारी किया था, तो गलत हो गया। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, यद्यपि ऐसे बॉन्ड की जो आय होती है उपयोग और विशेष रूप में जो हरित परियोजना होती है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ जल प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभाव को कम करने वाली जो परियोजना होती है उसके जीवाश्म ईंधन जैसे उत्सर्जन को कम करने के लिए भी यहाँ पर हरित परियोजनाओं को वित्त पोषण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगा। गलत पूछा था तो गलत यहाँ पर यही है, बाकी सब आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी मैंने बताया पर्यावरण वाला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हरित बॉन्ड को लेकर ये भी पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सब, तो ये सब पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ से। ठीक है, ये निवेशक के लिए एक पर्यावरण रूप से जिम्मेदार निवेश विकल्प होता है और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर इसको कहा जाता है। आपसे बोलेगा इनमें से किसे सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। 4 ऑप्शन देते हैं, ग्रीन बॉन्ड, हरित बॉन्ड, है ना, ब्लू बॉन्ड से करके दे देगा, तो आपको क्या करना, हरित बॉन्ड आपको याद रखना है। ठीक है, पहला ग्रीन बॉन्ड जो था ये 2007 में यूरोपीय निवेश बैंक है EIB उसके द्वारा पर जारी किया गया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। और 2007 में जो यूरोपीय जो निवेश बैंक है एक विशेष मुद्दे के रूप में हरित बॉन्ड जारी किया था। बाद में 2008 में विश्व बैंक ने भी अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। आपसे बोलेगा विश्व बैंक ने सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था कब, 2007 में, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ना ही 2007 में किया था और ना सबसे पहले किया था। ठीक है, 2007 में सबसे पहले यूरोपीय बैंक ने किया था। ठीक है, उसके बाद विश्व बैंक ने सबसे पहले अपना 2008 में किया था। तो ये सब बातें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारवादी जो मौद्रिक नीति उसका उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का यहाँ से सी, वैधानिक तरलता अनुपात SLR को कम करना, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति का लक्ष्य होता है कि विशेष रूप से मंदी या आर्थिक जो सुस्ती होती है उसके दौरान मुद्रा आपूर्ति बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देना। ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट बात है। रेपो दर में वृद्धि में संकुचन, है ना, क्यों संकुचन कार्य यहाँ पर होता है। देखो यहाँ पर आप लिखोगे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ 2-3 पॉइंट इसके। आप लिखोगे रेपो दर जो है, रेपो दर इसकी वृद्धि में संकुचनकारी नीति। स्टेटमेंट मतलब बातें 1 2 3 3 बातें लिखता है। एक तो पहली बात है रेपो दर वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI को उधार देता है, ये हमारी संकुचनकारी नीति हो गई। दूसरी, जब रेपो दर बढ़ाई जाती है तो बैंकों के लिए उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है, जिससे क्या होता है व्यवसाय और जो व्यक्ति हैं उनके लिए ऋण ब्याज दरें अधिक हो जाती हैं। तीसरी बात है कि उससे उधारी और खर्च में कमी आती है और जिससे मुद्रास्फीति का दबाव होता है वो कम हो जाता है, और ये एक संकुचनकारी जो उपाय बन जाता है, मतलब संकुचनकारी उपाय बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है 3 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है रेपो दर वृद्धि में संकुचनकारी नीति के लेकर के। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 74 का सी, वैधानिक तरलता अनुपात SLR को कम करना। ठीक है, याद रखना है जो वैधानिक जो हमारा तरलता अनुपात होता है ये वह न्यूनतम प्रतिशत होता है जिसे बैंक अपने शुद्ध मांग पर सावधि देता है जो होती है उसकी अनुपात में नकदी सोने अनुमोदित यहाँ पर जो सरकारी प्रतिभूतियां उसके रूप में बनाए रखना आवश्यक होता है, इससे पहले कि यहाँ पर ग्राहकों को ऋण प्रदान कर दे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 75 क्वेश्चन यहाँ से, भारत में हुए आर्थिक जो सुधार है उसके संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं यहाँ से 75 को। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला स्टेटमेंट बोला है वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति राष्ट्रीयकरण, संरक्षणवाद और आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ष भारत में जो हुए यहाँ पर आर्थिक सुधार थे उसके संबंध में पहली बात यहाँ से आर्थिक नीति को लेकर के गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति का मुख्य रूप से उदारीकरण, सरकारी जो नियंत्रण उसमें कमी और निजीकरण, जो सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयों में विनिवेश, इसको लेकर के वैश्वीकरण को यहाँ पर जो बैंक वैश्विक प्रणाली थी उसको में एकीकरण पर केंद्रित थी। ठीक है, यहाँ पर बोला कि राष्ट्रीयकरण, संरक्षणवाद और इस पर केंद्रित थी, तो गलत हो जाएगी बात। तीसरी बात, सेकंड बात है, पहली बात गलत होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधारों के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी कम हुई थी। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर उदारीकरण के बाद सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बढ़कर 6.7% हो गई थी, 6 से 7% हो गई थी, और प्रतिवर्ष के हिसाब से सकल घरेलू उत्पाद में कृषि हिस्सेदारी घटी थी, जबकि यहाँ पर सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा जो है उस 1999 में भारत के आर्थिक उदारीकरण सुधारों के हिस्से के रूप में यहाँ पर देखा गया था इसको। तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ से लिख लेनी है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष RBI को स्थायी रूप से कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा 76 का ए, 1937 इसका करेक्ट आंसर होगा 1937। ठीक है, 1937 में RBI ने को स्थायी रूप से कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां इसका वर्तमान केंद्रीय कार्यालय स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जमा प्रमाण पत्र CD
जिसको बोलते हैं जो सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट, ठीक है। इसमें बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले जो पराक्रम होते हैं और असुरक्षित उपकरण होते हैं जिसकी परिपक्वता अवधि 6 महीने होती है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो जिसको ये अवधि बोल रहा है कि यहाँ पर टाइम किसकी अवधि होती है, तो ये जो जमा प्रमाण पत्र होते हैं ये एक हमारे असुरक्षित मुद्रा बाजार उपकरण होते हैं जो मुख्य रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। सीडी बैंक यहाँ पर बोला है कि ये जो होते हैं ये बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। कौन से बैंकों द्वारा, ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो इनकी अवधि होती है परिपक्वता अवधि वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, इनकी जो अवधि होती है ये 1 वर्ष तक इनकी परिपक्वता अवधि होती है। कितनी होती है, 1 वर्ष तक, राइट। यहाँ पर 6 महीने नहीं होती है, ये भी बात गलत हो जाएगी। तो 2 बात यहाँ से गलत है, इस वजह से हमारा स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो बैंक होगी ये आपकी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होगी, ठीक है। और यहाँ पर 6 महीने नहीं 1 साल होगा यहाँ पर, राइट। ये बात आपकी गलत हो गई। सीपी क्या होता है, सीपी आपका वाणिज्यिक पत्र है ना, सीपी कनॉट प्लेस नहीं है, राइट। तो यहाँ से जो सीपी है ये एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है जिसके वचन पत्र पर एक जारी पत्र यहाँ पर किया जाता है जिसकी परिपक्वता अवधि 7 दिन से 1 वर्ष तक होती है, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। भारत में सिक्कों की ढलाई मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा स्थित टकसालों में की जाती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है क्योंकि भारत में 4 टकसाल भारत सरकार के स्वामित्व में है, ठीक है, भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 के अनुसार। कुछ सेकंड स्टेटमेंट है, भारत सिक्का अधिनियम 1906 के अनुसार 10,000 तक के मूल नोट जारी किए जा सकते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1,000 तक के कुल जो मूल के यहाँ पर जो मूल मुद्रा के नोट यहाँ पर जारी किए जा सकते हैं, है ना। यहाँ पर 10,000 की नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 गलत करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 10,000 नहीं 1,000 होना चाहिए था। एक करेक्ट है तो ए यहाँ से 78 का करेक्ट आंसर है। 79 नंबर है, 79 में मौद्रिक नीति समिति जो होती है मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में एमपीसी के बारे में इसका निर्णय आरबीआई के लिए बाध्यकारी होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। दूसरा, इसमें 22 सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि 22 सदस्य जो होते हैं 4 वर्ष की अवधि के लिए रहते हैं, 3 वर्ष की अवधि के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा, राइट। एमपीसी जो होती है ये बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है और बराबर मत मिलने पर स्थिति में आरबीआई गवर्नर इसके पास दूसरा एक निर्णायक मत होता है। एमपीसी का निर्णय आरबीआई पर बाध्यकारी होगा। तो ये सब बातें याद रखनी है। आंसर सिर्फ पहला करेक्ट है तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओ का पद भारत सरकार के सचिव के समान होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका रहेगा ये पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से 80 का जो रहेगा ये आपको हो जाएगा करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है इसकी क्योंकि यहाँ पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का पद भारत सरकार के सचिव के समान होता है, राइट। दूसरी बात है विकास निगरानी और मूल्यांकन जो हमारे कार्यालय इसके एक अलग बजट के साथ यहाँ पर केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम है उसके पहलों को लेकर के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करता है इसको। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से दोनों करेक्ट है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से दोनों सही है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट यहाँ से याद रखना है, ठीक है। सभी स्टेटमेंट में यहाँ पर पूरे पूरे पॉइंट उन्होंने दे दिए। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों बातें करेक्ट है तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से पार्टिसिपेटरी यहाँ पर जो नोट्स होते हैं पी नोट्स उसके संबंध में आपको कौन सा बात गलत है, सही नहीं का मतलब क्या होगा, गलत है, ठीक है। पी नोट्स के बारे में जो बात गलत है ये हो जाएगा पी नोट्स केवल भारतीय नागरिकों के लिए जारी किए जाते हैं, ये बात गलत है, ठीक है। ये पी नोट जो होते हैं ये विदेशी संस्थागत निवेश या डीलर जो सेबी के साथ पंजीकृत है और विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में भी निवेश करने के इच्छुक लोग आप इसमें जारी कर सकते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। बाकी सब बात करेक्ट है, ए सी और डी। क्वेश्चन नंबर 82 है, मुद्रा बाजार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। मुद्रा बाजार अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों के दीर्घकालिक व्यापार की सुविधा प्रदान करते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर मुद्रा बाजार 1 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाले पर जो अत्यधिक तरल वित्तीय साधन है उसके व्यापार में मिले यहाँ पर एक मंच उसके रूप में काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर पूरा दीर्घकालिक यहाँ पर नहीं होगा, ये क्या होगा यहाँ पर एक अल्पकालिक, राइट। तो यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, ट्रेजरी बिल को लेन देन
मुद्रा बाजार के अंतर्गत ही किया जाता है, सेकंड बात करेक्ट है। और वित्तीय संस्थाएं, वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक और कंपनियां मुद्रा बाजार के प्रमुख भागीदारी होती है, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये सभी क्या है, तरलता बनाए रखने के लिए उधार लेने और उधार देने में लगे हुए होते हैं। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत होगी, सही पूछा है तो 2 और 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर 82 का। 83 नंबर है, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसी जिसको बोलते हैं, नॉन बैंकिंग जो आपका फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में संलग्न नहीं हो सकते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो एनबीएफसी होते हैं ये व्यावसायिक जो गतिविधियां होती हैं इनके हिस्से के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में निवेश करने की अनुमति होती है ना, उसमें संलग्न हो सकते हैं। यहाँ पर बोला नहीं हो सकते हैं तो गलत हो गया। दूसरा, ये बचत खातों की तरह मांग जमा स्वीकार नहीं करते, एकदम करेक्ट बात है। सेकंड बात यहाँ से कहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर एनबीएफसी जो होते हैं ये बचत खातों की तरह मांग जमा स्वीकार नहीं करते हैं। और पारंपरिक बैंकों के विपरीत एनबीएफसी के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, और जो बचत खाते की मांग पर चुकाई जाने वाले जो हमारी स्वीकार करने के लिए इसको आवश्यक मनाता है, ठीक है। एनबीएफसी आमतौर पर सावधि जमा और डिबेंचर के माध्यम से धन जुटाते हैं, और वे बचत के प्रकार का खाता प्रदान नहीं करते। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। केवल 2 सही है तो आंसर सही पूछा तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर 83 का। 84 यहाँ से सूची दो को मैच करना है, देखते हैं इसमें बोला बुक बिल्डिंग इश्यू और अधिकृत पूंजी, अंडरराइटिंग और जो सब्सक्राइब यहाँ पर पूंजी होती है वो। तो देखते हैं इसको, इसमें बोला है कि क्या बोला है क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ से इनको मैच करना है, ठीक है, मैचिंग करना है। देखते हैं यहाँ से 84 नंबर को। पहला यहाँ से है बुक बिल्डिंग इश्यू, ठीक है। बुक बिल्डिंग इश्यू क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा ये नए यहाँ पर जो नए इश्यू के मूल्य निर्धारण करना, ठीक है, पहला हो जाएगा यहाँ से सेकंड नंबर में। दूसरा, अधिकृत पूंजी क्या होगी, अधिकृत पूंजी होती है ये किसी कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन द्वारा जुटाई जाने वाली अवधि जो होती है उसकी अधिकतम अधिकृत राशि, ये इसमें हो जाएगा B3 में, राइट। और उसके बाद यहाँ से क्या होगा, तीसरा नंबर है अंडरराइटिंग क्या होगा, अंडरराइटिंग आपका यहाँ से हो जाएगा ये तीसरे का चौथे में आ जाएगा, ठीक है। पहले का क्या था, पहले का दूसरे में था, दूसरे का तीसरे में था, ठीक है। और जो यहाँ पे चौथा बचा सब्सक्राइब्ड यहाँ पर जो पूंजी है ये आपकी जाएगी किस में, पहले में। किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करने के बाद जनता उन शेयरों की सदस्यता लेना शुरू कर देती है, ये आपकी सब्सक्राइब पूंजी में आ जाएगी। अब क्या करोगे इनको, देखो आपको कैसे लिखना है, बुक बिल्डिंग इश्यू आपको यहाँ से इसके बाद लिखनी है सेकंड वाली को, ठीक है। उसके बाद अधिकृत पूंजी क्या है, उसके बाद आपको ये किसी कंपनी को लेकर के ये बात लिखनी है, ठीक है। उसके बाद अंडरराइटिंग आपको चौथी वाली बात यहाँ से लिखनी है, राइट। और यहाँ पर डी सब्सक्राइब जो पूंजी है उसको लिखनी है पहली वाली बात। तो ये सब करके पॉइंट बना के आप इसको लिख सकते हो और याद कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका जो 84 है, करेक्ट आंसर यहाँ से सी नंबर 2, 3, 4, 1 यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। विश्व आर्थिक जो आउटलुक यहाँ पर है उसके बारे में, इसका प्रकाशन वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाता है, इसका प्रकाशन जो होता है वर्ल्ड बैंक द्वारा यहाँ पर किया जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 85 का ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रकाशन होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा किया जाता है, ठीक है। और अगला यह वर्गीकरण 3 मुख्य मानदंड पर आधारित यहाँ पर होता है, एक तो प्रति व्यक्ति आय, निर्यात विविधीकरण और वैश्विक तथा जहाँ पर वित्तीय प्रणाली उसको एकीकरण की सीमा। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगा, केवल 2 सही है, आंसर बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा अगला 86 नंबर, स्टैगफ्लेशन के संबंध में किस स्थिति को दर्शाता है ये बताना है। देखो स्टैगफ्लेशन होता क्या है, राइट। देखो स्टैगफ्लेशन जो है ये इसका अर्थ होता है कि पर कीमतें में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास की स्थिरता, और इसकी जो विशेषता होती है वो वाली स्थिति यहाँ पर होती है। स्टैगफ्लेशन शब्द नवंबर 1965 में यूनाइटेड किंगडम UK में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद इयान मैकलेओड द्वारा यहाँ पर गढ़ा किया था, ठीक है। इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहाँ यहाँ पर जो विकास की दर धीमी हो जाती है, ठीक है, और बेरोजगारी का स्तर लगभग ऊंचा हो जाता है, राइट। और मुद्रास्फीति जो स्तर होती है इसमें समय यहाँ पर उच्च होने लगती है। ये स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरनाक होती है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। तो आंसर सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है गरीबी आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको 87 को। पहला, भारत में गरीबी रेखा का आकलन मुख्यतः आय स्तर पर आधारित होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात 87 का जो स्टेटमेंट रहेगा ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन मुख्यतः
आय स्तर पर आधारित नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर यह आकलन आय स्तर जो उसके उपभोग पर व्यय होता है। मतलब यहाँ पर जो आय के स्तर पर नहीं होता है बल्कि उपभोग जो व्यय है उस पर आधारित होता है। ठीक है। सेकेंड बात, अलकिरे जो फोस्टर है, ये पद्धति वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी वहाँ पर के एक व्यापक दृष्टिकोण होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आय का लेखा जोखा रखना, विशेष रूप से विनिमय और नियमित वेतन पाना, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर चुनौतीपूर्ण होगा। राइट, सेकंड बात यहाँ से सही हो जाएगी। आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है, तो सी यहाँ से 87 का करेक्ट आंसर है। 88 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान प्रत्यक्ष अनुदान ऋण सहायता प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का यहाँ से, एक तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राइट, और एक हो जाएगा ऐसे तीसरा भूमि विकास बैंक। तो 1 और 3 यहाँ से 88 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। जो संस्थान और प्रत्यक्ष ऋण जो आदान प्रदान है उसको लेकर के सहायता प्रदान करते हैं, तो 88 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से विचार करने कथनों को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी की स्थापना 2005 में हुई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये जो रहेगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रंगराजन जो आयोग है उसकी सिफारिश के आधार पर वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा, 2005 में नहीं। एनएससी का मुख्य उद्देश्य भारत में जो सांख्यिकी प्रणाली उसको मजबूत स्वतंत्र बनाना। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात करेक्ट है। तीसरी बात है सांख्यिकी आयोग भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और नीति आयोग द्वारा नियंत्रित किया था, ये भी बात करेक्ट है। 2 और 3 बातें यहाँ से करेक्ट है। 89 का आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर बताना है, सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है और यहाँ पर विचार, इसमें कौन कौन सही हो रहे हैं देखते हैं इसको। पहला हो जाएगा, बोला कि कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, कितने यहाँ पर सही है, पहला देखते हैं। ये बोला है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। ठीक है, यूएनडीपी, तो पहली बात करेक्ट हो गई। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है ये जारी किया जाता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक ये जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा, जिसको बोलते हैं विपो। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बैंक यहाँ पर जारी नहीं करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, जो गलत हो रहे हैं वो आपको लिख लेने पॉइंट। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट ये कौन जारी करता है, ये जारी करता है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ये विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच WEF, IMF नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन जारी करता है, ये जारी करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ये कौन जारी करता है, ये वैश्विक जो लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है ये विश्व आर्थिक मंच WEF जारी करता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 यहाँ से करेक्ट, 1 और 4 यहाँ से करेक्ट है और 2 3 गलत हो, तो आंसर क्या होगा 90 का 2 बातें सही है, तो करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP के संबंध में आपको विचार करना है, कौन सा कथन यहाँ से गलत है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल राशि से घटाकर प्राप्त किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 90 का स्टेटमेंट ये करेक्ट है। दूसरा, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है। दूसरा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बाजार में मूल और लागत दोनों के आधार पर यहाँ पर मापा जा सकता है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात भी सही है। तीसरी बात है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को मापने में अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। ये बात क्या है, यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है और पूंजीगत जो उपकरण है इसमें मूल ह्रास होता है ना। इसमें बोला कि कोई यहाँ पर सब्सिडी और यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पे बात गलत हो जाएगी सी नंबर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मूल ह्रास होता है और यहाँ पर इसमें जो प्रत्यक्ष कर है और सब्सिडी उस पर यहाँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। गलत पूछा था तो आंसर 91 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कौन सा एक कथन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। 92 में कौन सा कथन सही नहीं है, इसको देखते हैं। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात 92 के यहाँ से स्टेटमेंट ये करेक्ट है। दूसरा है RBI का मुख्य कार्य भारत के मौद्रिक नीति का संचालन करना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, राइट। तीसरा, RBI भारत के सभी प्रकार की मुद्राएं जारी करता है जिसमें 1 रुपये के नोट भी शामिल होते हैं, ये बात यहाँ से गलत है। 1 रुपये का नोट यहाँ पे इसमें शामिल नहीं होता है जिसमें जारी करता है ये, राइट। तो ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर भारत में नोट निर्गमन एकाधिकार रिजर्व बैंक को यहाँ पर ही प्राप्त है और भारत में 1 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट वित्त सचिव के हस्ताक्षर भी होते हैं इसमें, और 1 रुपये के नोट के ऊपर
नोट एवं सिक्के के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यहाँ पर जारी किए जाते हैं और इसको लेकर के इसके ऊपर नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और वर्तमान में भारत में 1 रुपये 2 रुपये के नोट मुद्रण बंद कर दिए गए। तो ये सब बातें याद रखना है। आंसर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 है, प्राथमिक क्षेत्र जो ऋण है उसके संबंध में विचार करना है। पहला यहाँ पर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आरआरबी होते हैं ये अपने बकाया अग्रिम 40% जो प्राथमिकता क्षेत्र है उसको ऋण देने का लक्ष्य रखा जाता है। पहली बात क्या होगी? 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है। पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो आरआरबी होते हैं इसमें बोला बकाया अग्रिम 40% प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लिए लक्ष्य रखा जाता है। ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर इनकी जो प्राथमिकता होती है ये करीब 33% के आसपास होती है, ठीक है। 33 राइट, यहाँ पर 40% नहीं। आगे देखते हैं सेकेंड बात यहाँ से प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के वाले जो कमी वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है इसको ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में योगदान करना आवश्यक होता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र जो ऋण है उसके संबंध में पहली बात गलत हो गई और दूसरी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। लघु वित्त बैंक जो होते हैं अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त जो आवंटित है उसको देते हैं, ठीक है। याद रखना है किसको कौन कितना देता है, ठीक है। जैसे आपको पता मैंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करीब 33% के आसपास, ठीक है। और जो लघु वित्त बैंक है ये अपने कुल ऋण का 75% 25% प्राथमिकता क्षेत्र को देते हैं, आवंटित करते हैं, राइट। और हाँ बस इतना आपको याद रखना है। तो आंसर क्या होगा? केवल 2 यहाँ से करेक्ट है। 93 का बी आंसर स्टेटमेंट सही है, सही पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 94 है, दीर्घकालिक बजट के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा कथन यहाँ से गलत है, ठीक है। दीर्घकालिक जो बजट है उसके हिसाब से यहाँ से जो गलत स्टेटमेंट होगा ये आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। ये बात यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दीर्घकालिक बजट मुख्य उद्देश्य होता है कि भविष्य में एक वित्तीय आवश्यकताओं को दीर्घकालिक और विकास लक्ष्यों की परियोजना बनाना, ठीक है। और यह आमतौर पर 5 से 10 वर्षों और उससे अधिक की अवधि के लिए यहाँ पर तैयार किया जाता है, न कि यहाँ पर केवल 1 वर्ष के लिए। तो गलत हो जाएगा। तो गलत पूछा था, बी आंसर इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 है, व्यक्तिगत आय को दर्शाने वाला सही समीकरण इनमें से कौन सा हो सकता है? इसमें सही समीकरण है जो ये हो जाएगा यहाँ से, व्यक्तिगत आय जो होता है ये बराबर राष्ट्रीय आय माइनस प्रतिधारित लाभ कारपोरेट कर और सामाजिक सुरक्षा योगदान घटाना, ठीक है। उसमें आपको जोड़ना क्या है? हस्तांतरण भुगतान प्लस सरकारी जो ब्याज भुगतान है ये। तो यहाँ से 95 का बी स्टेटमेंट यहाँ पर समीकरण है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। कुछ यहाँ पर इसका फार्मूला कोई नहीं किया आप इसको मतलब कि कॉन्सेप्ट से कर पाओ, इसको आपको फार्मूला ये याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ से फुटलॉज है इसके संबंध में जो इंडस्ट्रीज है इसके बारे में आपको विचार करने देखते हैं। वे किसी परिशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। इसमें पूछा कौन सा गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला है वे किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। पहली बात क्या है? 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, वे कम मात्रा में उत्पादन करते हैं और कम श्रम जो शक्ति रोजगार भी प्रदान करते हैं, ये भी बात सही है। तीसरी बात है, वे उद्योग अक्सर अपर्याप्त और विनिमय के कारण भारी प्रदूषण फैलाते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग नहीं है, ये गलत हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर कम मात्रा में उत्पादन और कम श्रम रोजगार देते हैं, बात सही है। लेकिन यहाँ पर ये प्रदूषण कम फैलाते हैं और उनके स्थान पर महत्वपूर्ण कारक सड़क नेटवर्क यहाँ पर पहुँचना, तो यहाँ पर ये बात करेक्ट होगी। तो ये बात गलत आंसर है, तो सी यहाँ से इसका ये गलत होगा। इसका प्रदूषण से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, वित्तीय समावेशन जो सूचकांक है, आप जो पहले क्वेश्चन बताया उसको लिखोगे पॉइंट करके, कहाँ पर पॉइंट सही हो रहा है कहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। 97 नंबर है, वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? वित्तीय समावेशन सूचकांक जो होता है ये विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। एक की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत है, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक समग्र समय सीमा और इसका सूचकांक को निर्माण किया है, ठीक है। ये एफआई इंडेक्स जो होता है, एफआई मतलब यहाँ पर जो वित्तीय समावेशन हमारा इंडेक्स है, ये एक समग्र संकेतक होता है जिसकी सीमा 0 से 100 तक होती है। जहाँ 0 का पूर्ण होता है अर्थ की वित्तीय बहिष्करण जो होता है उसको 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? पहली बात इसकी गलत हो जाएगी क्योंकि ये बोला है कि जो इस सूचकांक होता है विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया था, तो बात गलत होगी, ठीक है। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश भर में वित्तीय समावेशन जो है उसको मापने के लिए यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई। आगे
FII 3 आयाम को लेकर के यहाँ पर बता दें, बात मैंने सही बताई आपको, क्योंकि वित्तीय आयाम और यहाँ पर उसकी उपयोग और उसकी गुणवत्ता को लेकर ये सूचकांक बिना आधार वर्ष के यहाँ पर तैयार किया गया था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तो सेकंड बातें लास्ट के दोनों करेक्ट हैं, 2 और 3। पहली बात यहाँ से गलत होगी, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, आंसर स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या था, सही कौन सा था, तो यहाँ से 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 98 का स्टेटमेंट ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो है ये जो आएगा ये आपका शिक्षा मंत्रालय की यहाँ पर मंजूरी होगी इसकी। ठीक है, यहाँ पर ये बोला कि इस योजना को सार्वजनिक वितरण मंत्रालय होगा, तो गलत होगा। इस योजना के तहत प्री स्कूल बच्चों को यहाँ पर कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को गर्म और पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात यहाँ से ये भी गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर 1 से 8 तक के 1 से बच्चे होंगे, उनको 1 से 10 तक नहीं। ये योजना की पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों को नियमित रूप से सामाजिक ऑडिट करना होगा। ये बात करेक्ट है। ओनली 3 करेक्ट है, तो आंसर डी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सकल घरेलू उत्पाद जो जिसको बोलते हैं GDP, उसके संबंध में विचार करना है। ये किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न समस्त उत्पादन की गणना करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, ये किसी भी समय किसी राष्ट्र की संपदा का लेखा जोखा होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये देश की सीमाओं के भीतर सभी उत्पन्न उत्पादन उसकी गणना करता है, जिससे बाजार की जो वस्तुओं और यहाँ पर सेवाओं के साथ साथ जो सरकार है उसकी भी यहाँ पर प्रदान की जाने वाली रक्षा और सुरक्षा जैसी जो शिक्षा होती है उसकी गैर बाजार उत्पादन भी शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, अगला यहाँ पे बोला कि ये किसी भी समय राष्ट्र की संपदा का लेखा जोखा करता है। ये बात यहाँ से इसकी गलत होगी। ठीक है ना, तो ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 99 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर, भारत के पहले घरेलू आय सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा ये होगा कि यहाँ पर जो घरेलू आय है उसको मापने और मजदूरी के लिए जो प्रौद्योगिकी है उसके प्रभाव को आकलन करने के लिए ये सर्वेक्षण बताता है। ठीक है, तो यहाँ से ए 100 का करेक्ट आंसर होगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय जो होता है इसने जो भारत का पहला घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित करेगा, जैसा कि हाल ही में यहाँ पर पोस्ट जो बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। घरेलू जो पर आय सर्वेक्षण होता है ये मापेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? आकलन करेगा, जिससे क्या होगा? प्रौद्योगिकी अपनाने वाले जो मजदूर हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि इसका उद्देश्य यहाँ पर डेटा आकलन को भर जाए। ठीक है, और यहाँ से जो 1950 का दशक है उसमें अविश्वसनीय डेटा के कारण यहाँ पर विफल रहे, जहाँ पर कुछ श्रमिक हैं, है ना, अक्सर खपत के कारण यहाँ पर बचत जो होता है अनुमान कम कर पाते हैं। तो यहाँ से आंसर जो होगा 100 का ए यहाँ से करेक्ट होगा। आपको उतना डीप नहीं जाना, क्योंकि उतना ऑप्शन नहीं पूछेगा, सिर्फ सिंपल से आपको याद रखना है कि भारत के जो घरेलू आय सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा कि जो घरेलू आय को मापने के लिए मजदूरी और प्रौद्योगिकी को प्रभाव को आकलन के किया जाएगा। ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है, अभिकथन ए और कारणांक, कागजी मुद्रा का मूल्य उसके आंतरिक मूल्य जो होता है उससे अधिक होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। दूसरा, कागजी मुद्रा को सरकार और केंद्रीय बैंक के विश्वास के आधार पर जारी किया था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें क्या है? करेक्ट है, और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन 102 से 2 है, अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर के बीच पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? आंसर जाएगा 102 का सी, ऑपरेशन बिहाली इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 103 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 और 2022-23 की अवधि के लिए किस राज्य में अग्रणी फ्रंट रनर राज्य श्रेणी को रखा गया है? आंसर हो जाएगा 103 का बी, ये रखा गया उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर अग्रणी यहाँ पर फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 104 है, 2029 विश्व पुलिस और फायर गेम्स जो है उसका मेजबान कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा 104 का बी, ये करेगा भारत। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है भी, ये भी याद रखना। भारत अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो यहाँ पर प्रतिष्ठित मेजबान देश हैं उसमें शामिल हो गया है, जो वैश्विक बहुखेल प्रदेश का अपना दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 है, मैच करते हैं, इसको देखते हैं। पहला, सूची को सूची 2, यहाँ पर तिथि दे रखा है और यहाँ पर इसके प्रमुख दिवस दे रखे हैं। तो देखो 1 जून आपको हो जाता है विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, तो यहाँ से इसमें हो जाएगा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, राइट। और 14 जून आपको हो जाएगा विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस।
20 जून क्या होता है? 20 जून आपको ये मैं पहले करा चुका हूँ क्वेश्चन, अगर किया होगा तो 20 जून याद होगा, विश्व शरणार्थी दिवस। आंसर हो जाएगा 105 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से करेक्ट है। 106 देखते हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस है, उस GEM जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसके बारे में जो उसके माध्यम से डिजिटल खरीद में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान यहाँ पर प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा 106 का करेक्ट आंसर ए उत्तर प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ पर इसका पहला स्थान बना है। ठीक है। 107 है, मेकांग गंगा देश के लिए बौद्ध यात्रा शुरू करने की घोषणा किसने की है? आंसर हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर सी उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। पर्यटन विभाग ने मेकांग गंगा सहयोग से जो सदस्य देश है हमारे कौन से, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ PDR और वियतनाम, ये यहाँ पर म्यांमार प्रतिनिधि है, उनके यहाँ पर बौद्ध यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इनके लिए। क्वेश्चन नंबर 108 है, विश्व पैरा एथलेटिक जो चैंपियन है 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का सी यहाँ से नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू है स्टेडियम यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन का 12वां संस्करण होगा। राइट, ये भी आपको याद रखना है। तो 26 से 5 अक्टूबर तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र सेज कहाँ प्रारंभ हुआ? आंसर हो जाएगा 109 का सी, ये छत्तीसगढ़ में, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, भाषणी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा अनुवादक मंच है ना? आंसर हो जाएगा 110 का डी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित है। राइट, तो आंसर डी करेक्ट होगा। 111, यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन पर हमला किया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर, 111 का करेक्ट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा यहाँ से ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो था ये रूस के जो हमले थे उसको लेकर के बनाया गया था, और यूक्रेन ने अब तक यहाँ पर सबसे जो घातक हमला बताया जा रहा है इस ऑपरेशन की तैयारी के लिए बीते, देखो यहाँ पर यही होगा ऑपरेशन स्पाइडर वेब, है ना? ऑपरेशन स्पाइडर वेब यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर इसमें गलत बोल रहा है स्टेटमेंट, ये गलत होगा, इनके स्टेटमेंट में यहाँ पर गलत बोल रहा है। राइट, तो यहाँ से आंसर क्या होगा 111 का ऑपरेशन स्पाइडर वेब यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो यूक्रेन ने इस मंत्रालय के तहत यहाँ पर, मतलब इस ऑपरेशन के तहत यहाँ पर बड़ा ड्रोन पर हमला किया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत। ठीक है, इन्होंने जो देखो कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर मिस्टेक दे रखे हैं, है ना, गलत दे रखे, तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो आंसर करेक्ट होगा वो मैं कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा इसका स्पाइडर वेब ही होगा। राइट, 112 देखते हैं, ऊर्जा एशिया सम्मेलन जो होता है 2025 कहाँ आयोजित यहाँ पर किया गया था? आंसर हो जाएगा 112 का डी, ये आयोजित किया गया था कोलालमपुर, मलेशिया। ठीक है, 113 नंबर है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व 2024 में एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा यहाँ पर कौन बना है? आंसर हो जाएगा 113 का बी, इंदिरा गांधी जो अड्डा है नई दिल्ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 114, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है AIU की ग्लोबल जो के लिवेबिलिटी इंडेक्स है 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य यहाँ पर शहर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का बी, यहाँ से कोपेनहेगन डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और सबसे कम यहाँ पर रहने योग्य कौन सा है? सबसे कम रहने योग्य शहर यहाँ पर है 10वीं वैश्विक स्तर पर सबसे कम रहने योग्य है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 115 हाल ही में किसने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का ए, लीजे म्यांग इसका करेक्ट आंसर होगा। लीजे म्यांग ने राष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर उपचुनाव में जीत हासिल की है। वो करने के बाद 4 जून 2025 को सियोल दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर शपथ लिए। याद रखना 14वें है ये। ठीक है, और जिसे आधिकारिक तौर पर यहाँ पर कोरिया गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पर जो थे यू सुक योल, ये महाभियोग के बाद यहाँ पर 3 जून 2025 को देश के राष्ट्रपति पद के लिए उपचुनाव हुआ था इसमें। ठीक है, याद रखना है। आपसे बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर इनमें से किस देशों में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है? दक्षिण कोरिया, ध्यान रखना कि यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर किया गया था, इस वजह से न्यूज़ में है, या महाभियोग पर क्वेश्चन पूछ लेगा UPPCS, है ना, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 116, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता जो शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 116 का आयोजित किया गया था नैरोबी, केन्या, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 117 एशिया प्रशांत समूह के यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और यहाँ पर सामाजिक परिषद है उसके लिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देशों को यहाँ पर चुना गया है? आंसर हो जाएगा ये चुना गया किनको?
ये एक तो भारत, ठीक है, और उसके बाद चाइना, और उसके बाद यहाँ पर लेबनान, राइट। श्रीलंका को यहाँ पर नहीं चुना गया, ठीक है। भारत को एशिया प्रशांत जो यहाँ पर राज्य उसमें समूह में चुना गया, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान और चीन के साथ यहाँ पर जो 4 सीटें हैं, राइट। और यहाँ पर जो इसकी स्थापना थी, सामाजिक परिषद जो है एशिया प्रशांत समूह है, इसकी जो सामाजिक परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई थी, ये भी याद रखना है, राइट। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। काफी बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 118, चौथी भारत मध्य एशिया जो वार्ता है ये कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा 118 का, ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, जलवायु परिवर्तन प्रतिशत सूचकांक CCPI 2025 में भारत का रैंक क्या है? यहाँ पर भारत का रैंकिंग यहाँ से 10वीं रैंकिंग है। कितनी है? 10वीं रैंकिंग पर है, राइट। भारत GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस जो पर उत्सर्जन है और ऊर्जा उपयोग में उच्च जलवायु नीति में माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को कम स्कोर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, किस संगठन ने समुद्र में संकटग्रस्त लोगों को जहाज़ों को त्वरित खोज के लिए बचाव के लिए SART सारत टूल विकसित किया है? आंसर हो जाएगा 120 का ए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 है, राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं में आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा 121 में B5, ठीक है। कौन कौन सी? देखो, पहले तो इंग्लिश, दूसरी हिंदी, तीसरी उर्दू, चौथी भोटी लिख देता हूँ, भोटी, ठीक है, चौथी। पांचवी हो जाएगी आपकी पुर्गी, है ना, पुर्गी, राइट। तो यहाँ से क्या होगा? आंसर 121 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, तीसरे संयुक्त राष्ट्र जो महासागर सम्मेलन है इसमें भारत द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल महासागर डेटा पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है यहाँ से 122 का करेक्ट आंसर सी, साहव, SAHAV, ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 122 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन 123 नंबर को, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट, नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट में भारतीय जो ग्रैंड मास्टर थे उसमें मुकेश डी क्लासिकल मुकाबले में मैग्नस कार्लसन को पराजित किया था। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, ये टूर्नामेंट भारत के चेन्नई शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था चेन्नई में नहीं किया गया था, ये किया गया था आपका टूर्नामेंट था ये टूर्नामेंट था जो ये नॉर्वे में हुआ था, ठीक है, भारत में नहीं किया गया था, गलत हो जाएगा। ईस्टवागनर यहाँ पे हुआ था, ठीक है, ईस्टवागनर, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे सिटी पूछता है कि यहाँ पर जो नॉर्वे में हुआ था किस सिटी में हुआ था, तो ईस्टवागनर इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर अगर शहर वो मतलब आपका जो देश पूछता है तो नॉर्वे आपको याद रखना है वो, ठीक है। तो 123 का जो आंसर हो जाएगा ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 124 है, वित्त वर्ष 2024-25 है उसमें किस राज्य को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है FDI प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा 124 का ए, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से एक्सियोम 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय यहाँ पर कौन है? 125 का डी, शुभांशु शुक्ला इसका करेक्ट आंसर है। 126 नंबर है, किस देश ने एक नया प्लास्टिक बनाया है जो कुछ ही घंटों में समुद्री जल में घुल जाता है और जिससे समुद्री प्रदूषण लड़ने में मदद मिलती है? इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आंसर 126 का बी, जापान यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये क्या है? प्लास्टिक सुरक्षित जो घटक है उसमें टूट जाएगा, जिन्हें प्रकाशिक जो प्राकृतिक बैक्टीरिया है उसके द्वारा संचालित यहाँ पर किया जाता है और जिससे कोई भी यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक नहीं बचता है, राइट। ये पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक है, जितना यहाँ पर मजबूत है लेकिन यहाँ पर जो गैर विषाक्त है और गैर ज्वलनशील है, और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोक्साइड जो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसको उत्सर्जित नहीं करेगा ये, ठीक है। तो याद रखना है, जो बाको शहर है उसमें लैब डेमो में 1 घंटे का पर जो हिलाने के बाद यहाँ पर बाद में नमक में पानी जो अगर मिलाएंगे इसमें तो प्लास्टिक का टुकड़ा यहाँ पर घुल जाता है, ये दिखाया गया था, ठीक है। आंसर क्या होगा? 126 का बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगर इतने 127, यशोदा AI किस संस्थान के पहले? करेक्ट आंसर हो जाएगा
127 का ए, ये राष्ट्रीय महिला आयोग NCW इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। राष्ट्रीय कृषि जो नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन है 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 128 का बी, ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर होगा। 129 कलवरायण पालिया किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का सी, ये स्थित है तमिलनाडु। ठीक है, कलवरायण हिल्स यहाँ पर तमिलनाडु के पूर्वी घाट में स्थित है और यहाँ पर 1095 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये सब बातें याद रखना है। 130 नंबर है, उत्तर प्रदेश में जैन और जो बौद्ध हैं दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का बी, कौशाम्बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। जैन ग्रंथों के अनुसार ये छठे तीर्थंकर जो थे पद्म प्रभु थे, उनका जन्म स्थान था। ठीक है, और यहाँ पर उत्तर में साकेत को दक्षिण के जो गोदावरी उसके तट पर स्थित एक पैठन से मिलाने वाले जो व्यापारिक मार्ग है उसकी यात्रा करने वालों में से यहाँ पर कौशाम्बी को एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल माना जाता था। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। 131 यहाँ से, इसमें देखो महत्वपूर्ण यहाँ पर संस्थान दे रखे और यहाँ पर इसके स्थान कहाँ कहाँ पर ये हैं, इसको मैच करना है। मैच करते हैं, देखते हैं इसको। पहला क्या है? भारतीय सब्जी अनुसंधान। भारतीय सब्जी अनुसंधान आपकी वाराणसी में, राइट। 3 नंबर भारतीय दलहन अनुसंधान, ये आपका कानपुर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से करेक्ट भी है। अगला भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। भारतीय जो पशु चिकित्सा अनुसंधान हो जाएगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली। ठीक है, और भारतीय चारगा और चारा अनुसंधान संस्थान, चारगा चारा अनुसंधान, ये झांसी में। करेक्ट आंसर 131 का टाइप से होगा बी, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 132, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? आंसर हो जाएगा 132 का डी, इलाहाबाद प्रयागराज इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का प्रथम या सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित किया गया था। ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो 1988 के संपन्न हुआ था और अध्यक्ष में जॉर्ज थे। राइट, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कथनों पर बताना है कौन सा कथन यहाँ से आपका सही नहीं, मतलब कौन सा कथन यहाँ से गलत है। 133 का गलत स्टेटमेंट है डी, इनमें से कोई नहीं, सभी बातें यहाँ से करेक्ट है क्योंकि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्व में मिलता है, सही है। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना राजा दिवोदास द्वारा की गई थी, ये भी बात करेक्ट है। और हर्षवर्धन के ताम्रदान पत्र लेख बांस खेड़ा से प्राप्त हुए थे, तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है इसको लेकर के, तो गलत यहाँ पर कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134 है, देखते हैं इसको। 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। झांसी के किले का निर्माण 1513 में राजा वीर सिंह के देव द्वारा पर कराया गया था। पहला क्या होगा? 134 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजा वीर सिंह ने झांसी के किले का निर्माण कब कराया था? 1613 में, 1513 में नहीं। उस समय बुंदेलों की राजधानी ओरछा थी। ठीक है, सेकंड बात क्या थी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। और 1732 में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के जो शासक थे उसके 6 साल में पेशवा बाजीराव को प्रथम यहाँ पर सौंप दिया था। सेकंड बात करेक्ट आंसर, 134 का बी करेक्ट आंसर है। 135 उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का यहाँ से ये लखनऊ होना चाहिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ, यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, 135 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2002 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी की 35वीं यहाँ पर बंगाल देशी पैदल सेना सिपाही थे। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 136 का ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात गलत क्योंकि यहाँ पर 26 फरवरी 1857 को कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित बहरामपुर में 19वीं यहाँ पर जो देश की सैनिक टुकड़ी थी उसमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और कलकत्ता के निकट जो बैरकपुर इसमें 34वीं देश की पैदल सेना में ये सैनिक छावनी मंगल पांडे उत्तर प्रदेश बलिया के निवासी यहाँ पर थे, उसको लेकर के यहाँ पर इनमें गोली चलाई गई थी। तो यहाँ से क्या होगा? ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 34वीं थी ना कि 35वीं, बाकी बात सही है। मंगल पांडे 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद थे, सेकेंड बात एकदम करेक्ट है। 36 का आंसर ए, मतलब दूसरी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 137 है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश के पद पर निम्नलिखित में से किससे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 137 का करेक्ट आंसर सी, वाल्टर मॉर्गन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और भी याद कर सकते हो जैसे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, यूपी के जो पहले
महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मॉर्गन, ठीक है, और यूपी के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, राइट, और यूपी के प्रथम सूचना आयुक्त मोहम्मद असगार, लिख सकते हो कोई एक पॉइंट, राइट। यूपी के पहले लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस विशंबर दयाल, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वर्तमान स्वीकृत यहाँ पर की शक्ति कितनी है? 160 है, ठीक है। इलाहाबाद की स्थापना 1834 में हुई थी और ये उत्तर पश्चिमी प्रांतों की सरकार की सीट बन गया था, और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित। 138 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का डी, ये लगती है 8 जो राज्य है इनसे, ठीक है। कौन कौन से? उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। उत्तर प्रदेश यहाँ पर सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला शामली, जो सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, और यहाँ पर जो सबसे पूर्वी जिला बलिया में होगा। ये सब याद रखना है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 139 है, इसमें देखते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों के हिसाब से विचार करना है। इसमें उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, इसमें बोला कितने युग यहाँ पर सही हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन जो विकास निगम है ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1972 बोल रहा है, ठीक है। 1972 नहीं होगा, 1974 होना चाहिए, 1974, बात गलत हो गई। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा कानपुर 1961, सही बात है, राइट। उसके बाद पर्यटन और उद्योग का दर्जा प्रथम पर्यटन नीति 1998, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा 2 और 3 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 139 का एक करेक्ट आंसर है। 140 140 नंबर, निम्नलिखित में से किस पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? आंसर हो जाएगा 140 का करेक्ट आंसर, ये बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? 1980 में संत कबीर नगर में, ठीक है। उसके बाद किया गया था, उसके बाद कौन सा था? उसके बाद था जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ये 1991 में बलिया में, और उसके बाद कौन सा था? तीसरा नंबर का लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य 1989 कन्नौज, और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 1984 उन्नाव, चौथे नंबर का, ठीक है। तीसरा हाँ चौथे नंबर का, और पटना जो पक्षी अभ्यारण्य है ये 1991 में एटा में, और जो समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य 1987 में रायबरेली में, और सांडी पक्षी अभ्यारण्य 1990 में हरदोई में, और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 1997 में गोंडा में। तो ये सब सीरियल आप लिख सकते हो कौन कौन से कितने नंबर पे स्थापित किए गए थे। देखो कई बात आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इस वजह से पॉइंट आप नोट करके रखते रहो, ठीक है। तो 140 का यहाँ से सी करेक्ट आंसर होगा। 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित तो नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का बी, ट्रोनिका सिटी नोएडा। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रोनिका सिटी है यहाँ पर नोएडा नहीं होगा, यहाँ पर गाजियाबाद में की गई थी। 142 क्वेश्चन यहाँ से, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर तक है, पहली बात सही है। दूसरा, गंगा नदी उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ रामगंगा, टोंस, घाघरा, सोन, कोसी ये सब है, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो हैं ये सब आपके यहाँ से जो मिलेंगी ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, राइट। तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी किनारे पर नहीं मिलते हैं। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से गलत पूछा है, तो केवल 2 बी। 143, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मांडी स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी उत्तर प्रदेश, ठीक है। मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश के लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। 144 है, किस देश ने विवादों को सुलझाने के लिए एक नए जो वैश्विक निकाय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन है वो उसकी शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा 144 का ए, चाइना, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये दुनिया का पहला एक अंतर सरकारी कानूनी संगठन होगा जो केवल मध्यस्थता के माध्यम में अंतर्राष्ट्रीय विवाद को समाधान को समर्पित होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा 145 का सी, ये महोबा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर पश्चिमी प्रदेश की राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा 146 का करेक्ट आंसर डी, 1858। अगला है 147, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के उत्तर प्रदेश का कितना परसेंट यहाँ पर भौगोलिक प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 147 का ए, 7.33, ठीक है। आगे 148, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी? आंसर हो जाएगा 148 का सी, ये वीडी सावरकर, राइट। और 148 के 149 नंबर 149, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल की सीमा साझा नहीं करता है? आंसर हो जाएगा 149 का इनके हिसाब से सी, कुशीनगर,
क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर मैच करना है। देखो पहले चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी तो यहाँ पर कानपुर में, ठीक है, किधर है ये। उसके बाद नागरिक हवाई अड्डा, नागरिक तो नहीं पूछ रहा है, हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन आपका हो जाएगा यहाँ से गाजियाबाद। खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया हो जाएगा आपका आगरा। और सरसावा हवाई अड्डा, सरसावा हवाई अड्डा हो जाएगा सहारनपुर। करेक्ट आंसर 150 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। इस टाइप से यहाँ पर जो इसका टेस्ट था। नेक्स्ट है इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर ये 6 था, ये पूरा आपका यहाँ से कवर हो गया, राइट। टेस्ट जो 6 यहाँ पर पूरा कवर हो गया। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो अगला टेस्ट रहेगा 7। उससे पहले यहाँ पर देखेंगे जो फॉरम का टेस्ट है वो, और DIS का जो टेस्ट है वो चल रहा है। अब यहाँ पर जो अगला टेस्ट होगा वो DIS का देखेंगे, और यहाँ से जो पार्ट 2 बचा हुआ, एक टेस्ट और भी कराया था कल, तो उसका पार्ट 2 बचा वो भी यहाँ से कवर करेंगे, राइट। तो जो भी रहेगा मैं टेलीग्राम को आप पे अपडेट दे दूंगा वहाँ, ठीक है। और यहाँ पर जो UPSC का मेंटरशिप टेस्ट है दृष्टि है इसका, उसका मैंने पार्ट 2 भी कराया हुआ है आज, वो भी आप जाके देख सकते हो। कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट पूछ सकते हो। और यहाँ पर UPSC के लिए जो पर मेंटरशिप रहेगा उससे कुछ यहाँ पर टॉपिक में स्टार्ट करने वालों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे प्री मेंस दोनों के लिए, तो आप जोड़ सकते हो। कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस या फीस नहीं पे करनी है, राइट। तो स्टार्ट करने वाले कुछ ही दिनों में, आपको अपडेट मैंने टेलीग्राम पर भी दे दिया है, राइट। तो वहाँ से भी जुड़ सकते हो आप। तो एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।